नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज है सवाल जवाब का 75वां एपिसोड और हर एपिसोड की तरह आज भी होगा आपका सवाल और सौदागर का जवाब। शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से और आप लोगों के लगातार जो है सवाल आ भी रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, लगातार आपके सामने वर्क प्रोग्रेस का वीडियो भी आ रहा है। तो आप ये तमाम वीडियो मेन चैनल पे जो पेज है उस पर जाके ज़रूर देखें, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और क्या नया देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाएँ। चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। अविनाश जैन जी हैं, इनका सवाल है, हेलो सर, builder is casting 2 slabs of the building every month. Is this speed acceptable? Would casting slab over slab so quickly affect structural strength of the building? What should be ideal time gap between casting one slab over another? I have heard that on an average the time difference should be 21 days. Is it correct? देखिए अविनाश जैन जी, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। जो आप ये कास्टिंग की बात कर रहे हैं कि लगातार जो स्लैब कास्ट किए जा रहे हैं महीने में 2-2 बार, तो क्या ये स्पीड जो है नॉर्मल है? बिल्कुल ये स्पीड नॉर्मल है। इस पे आगे थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जिन्हें भी लग रहा हो कि कंस्ट्रक्शन जो स्लैब आपकी आनी चाहिए वो 28 दिन होनी चाहिए, 30 दिन, 35, देखिए ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है। इसकी सीधी सी बात है कि जब आप एक स्लैब डालने के बाद दूसरा स्लैब डालने जा रहे हैं तो उस स्लैब में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अगले स्लैब का वेट ले सके, क्योंकि शटरिंग मटेरियल लगते हैं। आप देखें तो लोहे के रॉड कह लीजिए या फिर लकड़ी के रॉड, जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन छोटे कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ लकड़ी के जो है शटरिंग मटेरियल यूज होते हैं। और जब कोई आपका एक तरीके से हाई राइज टावर बनता है वहाँ पे आपका लोहे का शटरिंग मटेरियल यूज होता है, खासकर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन में। तो आजकल क्या है, एक तो टाइम लाइन फिक्स कर दी गई है और सब कुछ CLP होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। तो हर किसी डेवलपर को जो पेमेंट मिलने वाला है वो इसी स्लैब के कास्टिंग के बाद ही मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने इसी हिसाब से अपना पेमेंट स्लैब बना के रखते हैं, वो डिज़ाइन करके रखते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि फटाफट जितनी जल्दी फ्रेमवर्क का काम हो जाए, जितनी जल्दी स्ट्रक्चरल वर्क हो जाए और आपसे ज़्यादा पैसा, आपसे यानी कि बायर से ज़्यादा पैसा आ जाए, तो उनका फंड फ्लो स्ट्रांग हो जाता है। इसके लिए वो स्लैब जल्द से जल्द डालते हैं। अब आप देखें, कोई भी जब स्लैब पड़ता है उसे पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में आने में, खासकर जो अपर स्लैब आप देखते हैं, 4 से 5 दिन में उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। लेकिन जो उसके नीचे के आपके, चाहे आप पिलर की बात कर लीजिए, बीच में ब्रिक वर्क तो होता नहीं है, तो काफ़ी बड़ा पैनल खाली होता है। तो दूसरे स्लैब को डालने से पहले वो सपोर्ट नीचे भी रखते हैं। अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए एक टाइम पे आप कह रहे हैं महीने भर में 2 स्लैब डाल रहे हैं, तो नीचे से जो सपोर्ट है पूरा शटरिंग मटेरियल का, उसे नहीं हटाया जाता और उसके ऊपर फिर स्लैब कास्टिंग की जाती है, जिससे जो ऊपर के स्लैब का वेट है वो नीचे के शटरिंग मटेरियल भी उस लोड को झेल सकें और बीच में अगर मान लीजिए पूरी स्ट्रेंथ नहीं भी आई है स्लैब में तो उसमें कोई डिफेक्ट ना आने पाए। एक चीज़ ये हुई बात कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन की। अगर आप बात करेंगे एलू फॉर्म कंस्ट्रक्शन, टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन या फिर माइवन जिसे कहा जा रहा है, जहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसे रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है यानी कि स्टील के जरिए, तो यहाँ पे आपकी जो बाइफर्केटिंग वॉल होती हैं, जो बीच की वॉल होती हैं, वो भी एक साथ कॉस्ट किया जाता है। तो इसका फायदा ये क्या होता है, इन्हें सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। यानी कि वहाँ पे जो ब्रिक वर्क खाली छोड़ दिया जाता है, ब्रिक का वर्क जहाँ पे वॉल बनना होता है, उसे कास्टिंग के बाद जब उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है उसके बाद जो है बीच के बाइफर्केटिंग वॉल को बनाया जाता है। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो गैप है, यानी कि जो पूरे स्लैब का वेट है वो एक पिलर पे दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, जो बाइफर्केटिंग वॉल है उसे भी रीइंफोर्समेंट किया गया, उसमें भी स्टील लगाई गई है, कंक्रीट है, सीमेंट है, तो उनको सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा मिल रहा है नीचे से। तो यहाँ पे स्पीड जो है आपकी एक महीने में आप ये मान के चलिए कि 3 स्लैब भी आ सकता है, अगर वो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है, आपका टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन है। और कन्वेंशनल है तो अगर महीने में 2 ला रहे हैं तो कोई, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें कोई एक तरीके से कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे उसका सपोर्ट सिस्टम तैयार होना चाहिए, शटरिंग मटेरियल को प्रॉपर एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि जब आप ऊपर का स्लैब भी बना रहे हैं तो दोनों में सपोर्ट लगातार, जो कंसेक्यूटिव 2 फ्लोर हैं उस पर ये सपोर्ट लगा रहे, तो कोई समस्या नहीं आती है। और आपका टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन में, एलू फॉर्म कंस्ट्रक्शन में ये स्पीड और भी तेज़ की जा सकती है। अब नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि आप आने वाले समय में देखेंगे, अगर बिल्डर के पास उतने स्किल्ड लेबर रहेंगे
तो 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते में भी एक स्लैब आएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एलुफॉर्म माइवन कंस्ट्रक्शन में ही संभव है, कन्वेंशनल में नहीं। कन्वेंशनल में जो मैंने आपको बताया उस तरीके से 2 स्लैब अगर एक साथ जो है सपोर्ट के दे के बनाया जा रहा है तो महीने में 2 स्लैब आ रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, इसमें एक समस्या जरूर रहती है कि आप लोगों को पेमेंट जो है फटाफट करना होता है डेवलपर को, क्योंकि जो पेमेंट लिंक प्लान है जो आपका कंस्ट्रक्शन से, तो उसे आपको फटाफट रिलीज करना पड़ता है। इससे आपके ऊपर एक बर्डन बढ़ सकता है। जो भी सेल्फ फंडेड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनको फटाफट अपनी पॉकेट से वो पैसा निकालना पड़ता है। अगर आप लोन भी लिए हैं तो आपकी ईएमआई बढ़ती है, क्योंकि आपका डिसबर्समेंट जल्दी से जल्दी होता है। यह एक समस्या लोगों में देखी गई है बायर्स में, क्योंकि डेवलपर जो है इन स्लैब्स के चक्कर में पैसे खींच लेता है। लेकिन जब वो छोटे काम होते हैं जहाँ पे आप जो है एक तरीके से फ्लोरिंग की बात कर लीजिए, पेंटिंग की बात कर लीजिए, प्लास्टर की बात कर लीजिए, सैनिटरी फिटिंग की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग की बात कर लीजिए, जिसमें काफ़ी समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, उन समयों में जो पेमेंट आपसे ले जाता है वो बहुत कम होता है, 5-7% होता है। बाकी पैसा आपसे पहले खींच लिया जाता है। इस वजह से भी इस काम में तेजी लाई जाती है। आगे चलते हैं। प्रसाद मोंडले जी हैं, इनका सवाल है, आई ऑलवेज लुक अप टू सौदागर फॉर जेन्युइन एडवाइस, हाईली अप्रिशिएट योर वर्क। थैंक यू सो मच प्रसाद जी आपके अप्रिशिएटिव वर्ड के लिए। आगे आपने लिखा है, शुड वी बाई ए 1 BHK फ्लैट इन ए 20 ईयर ओल्ड स्टैंड अलोन बिल्डिंग, 22 फ्लैट्स टोटल, if we plan to live there for 4 years max and expect rental income thereafter, the apartment is very near to Phoenix Mall विमान नगर। देखिए प्रसाद जी, एक चीज़ समझें, अगर आप खुद रहने के हिसाब से देख रहे हैं और आपको विमान नगर में रहना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परचेज कर सकते हैं। जो वहाँ पे सिंगल यूनिट स्टैंड बिल्डिंग में 1 BHK की प्राइस होगी वो कुछ 60 लाख के अंदर ही होगी, 50-55 लाख में आपको मिल रहा होगा। जहाँ आप कह रहे हैं 20 साल पुरानी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत सस्ता भी इस समय मिल रहा हो आपको। वहाँ पे रेंटल आप देखेंगे 17-18 हज़ार रुपये आराम से 1 BHK का आ जाता है इस तरह के कंस्ट्रक्शन में। तो खुद के रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं कि अगर आप वहाँ पे रह के 18-20 हज़ार रुपये रेंट दें तो आपको लग रहा होगा कुछ पेमेंट करके लोन लेके इसे खरीद लिया जाए। जहाँ तक रही बात एप्रिसिएशन की, रेंटल इनकम की, तो ऑलरेडी बिल्डिंग 20 साल पुरानी हो चुकी है। अगर आप 4-5 साल रहते हैं, जैसे आपने कहा 4 साल प्लस आप वहाँ रहने वाले हैं, तो 25 साल 26 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाएगी। तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन तो कुछ खास मिलने वाला नहीं है, वो संभव भी नहीं है, क्योंकि लगातार आप बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ है वो डिक्लाइन होगा, ना कि एक तरीके से आप उसमें एप्रिसिएशन नहीं देख पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि उस समय तक जो आपको रेंटल आता रहे, और अगर उसके बाद जो है रिकंस्ट्रक्शन में जाता है तो वहाँ एक फ़ायदा हो सकता है कि आप ये चीज़ देख लीजिए उसके सामने का रोड का विड्थ कितना है और प्लॉट की साइज क्या। अगर 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर का प्रोजेक्ट है, यानी कि लैंड पार्सल जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट के ऊपर है, और जो सामने का रोड है वो 12 मीटर या उसके आगे है, तो जो बढ़ा हुआ एफएसआई है, क्योंकि जब बना था तब एफएसआई कुछ अलग रहा होगा 20 साल पहले, आज एफएसआई काफ़ी बढ़ चुका है, और अगर रोड की विड्थ ज़्यादा होगी तो वो एफएसआई आराम से कंज्यूम भी कर पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो रिकंस्ट्रक्शन में एक आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि जो भी डेवलपर आएगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए, एक तरीके से पकड़ के लिए अगर 50-50% पे आप लोगों की बात बनती है, और एफएसआई आज का वहाँ पे एक तरीके से 3-4 एंसिलरी एफएसआई और पेड एफएसआई करके, प्रीमियम एफएसआई करके अगर 4 की एफएसआई कंज्यूम की जाती है और 10,000 स्क्वायर फीट का एक ले लेते हैं पैमाना, तो 40,000 स्क्वायर फीट का जो है एक तरीके से वहाँ पे आप लोगों के लिए सेलेबल एरिया बनेगा। और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे टोटल 22 फ्लैट्स हैं, 1 BHK हैं, तो 40,000 को अगर हम डिवाइड करें 22 से तो लगभग 1800 स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है। तो रिकंस्ट्रक्शन में अगर 50-50% की बात करिए तो एक तरीके से 900 स्क्वायर फीट जो है वो डेवलपर के लिए हो जाएगा, 900 स्क्वायर फीट आपके लिए होगा। यानी कि वो उस तरीके से फ्लैट के साइजेस वगैरह डिज़ाइन करेंगे, आप लोगों से पहले इन सब बातों पे डिस्कस करके एग्रीमेंट किया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक फ़ायदा जरूर मिल सकता है। अगर मैं कैपिटल टर्म में बोलूँ कि कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर आपको नई प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन उसका रिकंस्ट्रक्शन आने की संभावना कब है ये जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा भी सोच रहे हैं तो आपको इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। अगर रिकंस्ट्रक्शन तक आप वेट कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ऐसी प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हैं। एक बार उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह को और जो मैंने आपको प्लॉट एरिया बताया उसे जरूर रेक्टिफाई कर लीजिए। आगे चलते हैं। श्रीलेखा जाधव निकम जी हैं, इनका सवाल है, हाई वी शुड बाई फ्लैट फॉर ओन यूज इन खराड़ी और केशवनगर और धानोरी in coming 10 years what will be the situation of these 3 locations as per your point of view, which location will be better as per future connectivity। देखिए श्रीलेखा जी, जो आपने 3 लोकेशन यहाँ पे रखे हैं, खराड़ी, केशवनगर, धानोरी, इसमें अगर आप खराड़ी की बात करें तो खराड़ी का जो कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है,
क्योंकि खराड़ी के अंदर ही कई मल्टीपल कनेक्टिविटी हैं जो आपको डायरेक्ट जो है नगर रोड से कनेक्ट करती हैं, और ये जो पैरेलल रोड आपस में नगर रोड को एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, ये आपस में भी जो है कनेक्ट हो रही हैं अंदर ही अंदर। तो इससे जो आपका खराड़ी के अंदर अगर आप ट्रैफिक की स्थिति की बात करेंगी तो वो हमेशा मैनेज्ड रहेगा। जिस तरीके से खराड़ी केशव नगर ब्रिज के ऊपर एक थोड़ा सा नया जो है इम्प्रूवमेंट आया है, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए। तो उससे एक पुश जो है केशव नगर का जो हिस्सा आपका गोदरेज का जहाँ पे बन रहा है, ऑक्सफोर्ड का बन रहा है, मंत्रा का बन रहा है, इस पूरे सेक्शन में, यानी कि जो रेणुका माता मंदिर वाला रोड है वहाँ से जो पूरा सेक्शन है टिल द बाबा कल्याणी रिसर्च सेंटर, जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, वहाँ तक का जो जोन है उसमें काफ़ी अच्छा एक तरीके से आप एप्रिसिएशन कह सकते हैं देखने को मिलेगा जब ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू होने पे ही एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन आएगा। जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं जैसे गोदरेज रिजू है और भी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनका जो एक एप्रिसिएशन है वो काफ़ी स्लो था, उसमें भी एक तेज़ी आने की संभावना है। ये चीज़ें हैं, पर केशव नगर के मुकाबले में खराड़ी की कनेक्टिविटी काफ़ी आला दर्जे की है। वहीं धानोरी की बात करें तो धानोरी की कनेक्टिविटी जो आपका विश्रांतवाड़ी टू लोहगांव रोड है वही एकमात्र बैकबोन है आज की डेट में धानोरी, लोहगांव और चरोली तक की अगर हम बात कर लें। जो 509 चौक है जो आपको एक तरीके से लेके आता है विश्रांतवाड़ी टू एयरपोर्ट रोड के बीच में, उसकी जो डेवलपमेंट है वो पिछले 10 साल से रुकी हुई है। 10 साल से ज़्यादा हो गया। जो आपका प्राइड आसियाना के पीछे है, नेती एविटा के पीछे है, वहाँ पे रास्ता आप देखें कुछ दूर जो है सीमेंटेड बना हुआ है, लेकिन छोटे मोटे काफ़ी जो है वहाँ पे रोड़े हैं आप कह सकते हैं उस पूरे रोड को के बनने में। और आगे जब कलोड़ बस्ती के पास जाइए तो वहाँ काफ़ी गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, जिसके चलते वहाँ पे एयरफोर्स जो है इस बात के लिए एग्री हुआ है कि मैं अपने लैंड से उतना एरिया देने के लिए तैयार हूं जिससे कि रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन उसके पहले का जो ऑब्स्टैकल है वो क्लियर होना जरूरी है। अगर वो क्लियर होता है तो एक तरीके से जो लोग भी सेंटर पुणे की तरफ आना चाहते हैं, जो लोग भी ईस्ट की तरफ यानी कि खराड़ी की तरफ, मगरपट्टा की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बैकबोन वो साबित होगा। लेकिन आज की डेट में अगर आप इसे प्रायोरिटाइज करेंगे तो खराड़ी टॉप पे आएगा, खराड़ी के बाद केशव नगर आएगा और उसके बाद धानोरी आएगा अगर आप सेंटर ऑफ सिटी और इधर काम करने वाले हैं। यदि आपका काम करना है इरवड़ा के साइड में तो बिल्कुल धानोरी के जो धानोरी विश्रांतवाड़ी रोड है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से आप ईजिली वहाँ पे कम्यूट कर पाएंगे। इसी से मिलता जुलता सवाल भी जो है हमारे पास आया हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं। इसे शक्य दास जी ने पूछा है, I want to buy my first flat for family living purpose. Which location will be good? Dhanuri, Kharadi, Keshwanagar, keeping in mind for capital appreciation with minimum bank loan. My mostly commute area is Yerwada and Kalyani Nagar. Or should I go for high budget flat in Viman Nagar, Kalyani Nagar with large bank loan? देखिए शक्यदास जी, यहाँ पे जो आपने दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक जगह आपने कहा है कि आपको चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन और आप जो है कम लोन लें। तो अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो आपके लिए एक तरीके से धानोरी, केशव नगर और खराड़ी में भी जो तमाम प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर उसे आप एक तरीके से थोड़ा सा सर्वे करके, रिसर्च करके किस टाइप का आप सेगमेंट देख रहे हैं, क्या उसका बजट चल रहा है, हर एक टाइप में भी कई जो है कैटेगरी हैं। अगर उसमें कारपेट एरिया बढ़ता है, प्रोजेक्ट साइज़ बढ़ता है तो प्राइस बढ़ रही है, छोटे प्रोजेक्ट हैं तो उसका थोड़ा प्राइस कम होता है, प्री लॉन्च के टाइम पे थोड़ा प्राइस कम होता है, जब एक बार अंडर कंस्ट्रक्शन में आता है तो प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट पहली बार में पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा है, पहले बिल्डिंग को लॉन्च कर रहा है तो भी प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन 2-4 बिल्डिंग या फेज 1 लॉन्च हो चुका है, फेज 2 आ रहा है तो उसके प्राइसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इस लेवल पे आपको एक बार सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारी मदद लगती तो आप अपनी समस्या को हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे इन पर्सन हम इस पर डिस्कस भी कर सकें। उसके लिए हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आप अगर यहाँ पे समझें, जो आप कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेवलपिंग लोकेशन या फिर जिसमें अभी डेवलप हो चुके हैं और कुछ संभावनाएं हैं कि वहाँ नई IT कंपनीज आ रही हैं, नए रोड डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ लैंड पार्सल खाली हैं जहाँ पे नए नए डेवलपर जो है अपने प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो वहाँ संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जहाँ पे आपने दूसरे सेंटेंस में यहाँ येरवड़ा और कल्याण नगर की बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोग जिनका बजट अच्छा है, जो एक तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं महंगी प्रॉपर्टी, उन लोगों के लिए कल्याणी नगर या फिर विमान नगर या येरवड़ा में लेने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो रहने के लिए ले रहे हैं और वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा भी कैपिटल एप्रिसिएशन की भावना है तो आप ये समझिए कि ये लोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इन्फ्लेशन है उसे बीट कर ले जाए, इससे ज़्यादा कोई खास एप्रिसिएशन आपको कल्याणी नगर, येरवड़ा और विमान नगर में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप धानोरी की बात करें तो वहाँ पे एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा हैं,
पर जैसा मैंने आपको कहा वहाँ पे जो सेगमेंट मौजूद हैं उसमें आपस में जो है एक बार आप कंपैरिजन कर लीजिए, अच्छे से सर्वे कर लीजिए और उसका लोकेशन क्या है और उस बिल्डर की लीगेसी क्या है। तो धानुरी में चांसेस जरूर हैं एक तरीके से कैपिटल एप्रिसिएशन के कंपेयर टू खराड़ी और केशवनगर। केशवनगर में भी संभावना, जैसे मैंने बताया आपको, जब ब्रिज का काम चालू होगा तो ये एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा इस लोकेशन के लिए एक तरीके से प्राइस एप्रिसिएशन में। खराड़ी में ऑलरेडी डेवलपमेंट काफ़ी है, कई नए डेवलपर्स आ रहे हैं, नई जो है आईटी कंपनीज भी आ रही हैं, खासकर जिसे अपर खराड़ी करके बेचा जा रहा है, यानी कि उबाले नगर का सेक्शन या फिर जो वाघोली का सेक्शन है। अभी आज की डेट में जो है एक तरीके से न्यू खराड़ी का नाम दिया जा रहा है, जो मांजरी का एरिया जहाँ पे आप देखें वीटीपी, गोदरेज और सॉलिटेयर का लैंड पार्सल, वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। तो अगर आप उस वाले लोकेशन को खराड़ी कह के संबोधित कर रहे हैं तो उसे मैं बिल्कुल खराड़ी नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें और खराड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी ये न्यू खराड़ी के चक्कर में मत पड़िए, उसका जो मेन नाम है उससे समझें। अगर हाँ बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा है, जैसे आप उबाले नगर कह लीजिए, जो कि अब वाघोली के कॉर्पोरेशन लिमिट में आने के बाद वो भी कॉर्पोरेशन में आ चुका है, तो वो वहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग है कंपेयर टू जो आपका मांजरी का लोकेशन है, जहाँ पे वीटीपी, गोदरेज और सॉलिटेयर का लैंड पार्सल है। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इसके बाद ही आप आगे बढ़ें। कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो सीधी सी बात है, आपको धानुरी, केशवनगर और खराड़ी के बीच में चयन करना होगा। आप रोड डेवलपमेंट अच्छा देखना चाहते हैं, प्राइस थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो खराड़ी आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप कम बजट में थोड़ा ज़्यादा कारपेट देख रहे हैं तो फिर केशवनगर और धानुरी को एक्सप्लोर करके उसके बाद आप अपने डिसीजन को फाइनल करिए। तो ये दोनों केस में मैंने ये जो मिलते जुलते सवाल थे इसका जवाब दे दिया। आगे चलते हैं, सचिन जाधव जी हैं, इनका सवाल है वीटीपी अल्टेयर इज इनसाइड और आउटसाइड पीएमसी एज गूगल मैप शोइंग इट आउटसाइड पीएमसी। देखिए पहली चीज़ तो वीटीपी अल्टेयर जो है इस पे हमने पूरा रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है। वीटीपी अल्टेयर वाघोली में की लिमिट में आता है, वाघोली की हद में आता है, जो कि 2020 के पहले कॉरपोरेशन में नहीं था पर अब कॉरपोरेशन में आ चुका है। तो ये खराड़ी में नहीं आता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। जैसे कि आपका यू विला आप कह लीजिए जो पंचशील का, वो भी वाघोली में आता है, पहले वो कॉरपोरेशन में नहीं था। लेकिन जो नए विलेजेस ऐड हुए हैं कॉरपोरेशन में जिसमें वाघोली का भी नाम है, तो अब ये सेक्शन जहाँ पे वीटीपी अल्टेयर बन रहा है, मैं पेगासस की बात और रिवर ग्रीन की बात नहीं कर रहा हूँ गोदरेज के, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जहाँ पे वीटीपी है, वीटीपी अल्टेयर है, जो कि आपका यू विला के पास में है। वो सेक्शन अब कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर आ चुका है। लेकिन कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, चाहे आप रोड कनेक्टिविटी स्ट्रांग होने की बात कह लीजिए, वाटर की बात कर लीजिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी, उसे सुधरने में समय लगेगा, जैसे मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में और ये मूलभूत चीज़ों को बदलने में समय लगता है, क्योंकि अभी वो एक तरीके से कॉरपोरेशन में ऐड हुआ है। अभी आप देखें तो कॉरपोरेटर्स के जो है इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसके बाद जो है उस पर जो फंड अलॉट होगा, एक तरीके से जो कॉर्पस क्रिएशन अभी चालू है, उस कॉर्पस को वहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा, जो अभी नए विलेजेस ऐड हुए हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो वीटीपी अल्टेयर, जो अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो यह भी एक जो है समस्या का विषय है। क्योंकि तमाम कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि वीटीपी के कुछ प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, और यहाँ पे एक तरीके से ऐसा भी लगता है कि इंटेंशन जो है तुरंत काम करने की नहीं है, लगातार प्रोजेक्ट लॉन्च पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इससे आने वाले समय पे एक तरीके से समस्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि आप लगातार अपने बकेट में नए से नए प्रोजेक्ट ऐड करते जा रहे हैं, पर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हैं या फिर जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं उसमें इतनी तेज़ी देखने में नहीं आ रही है। और ये व्यूअर का, बायर्स का अपना एक तरीके से मत है, जो हमारे पास लगातार कमेंट के जरिए आ रहा है और जो हम अल्टेयर की ज़मीन पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी चालू नहीं हुआ है। तो इस वजह से भी मैंने आपके सवाल को लिया हुआ है कि इस पॉइंट को भी आप ध्यान देने की कोशिश करिए कि डेवलपर से बात करें कि कंस्ट्रक्शन आखिर शुरू क्यों नहीं हो रहा है। इसको सुधारने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप पे विश्वास तभी ज़्यादा करेंगे लोग। आगे चलते हैं, डॉक्टर किशोर सोनावने जी हैं, इनका सवाल है खराड़ी केशवनगर ब्रिज विल मेक एनी डिफरेंस ऑन प्रॉपर्टी इन वाघोली। देखिए एक तरीके से कुछ ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं करने वाला है, लेकिन हाँ इससे एक फ़र्क ये जरूर पड़ेगा, जिस दिन ब्रिज बन के तैयार होगा, कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो केशवनगर के रेट बढ़ेंगे, ऑब्वियस है। और जब ब्रिज बन जाएगा तो यहाँ पे जो आपका, जैसे मैंने बताया, जो रिसर्च सेंटर है बाबा कल्याणी का, वहाँ तक का जो स्ट्रेच है वहाँ पे अभी काफ़ी सप्लाई, लगभग 25,000, 30,000, 40,000 फ्लैट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अब एफएसआई बढ़ चुकी है और वहाँ पे काफ़ी बड़े लैंड पार्सल खाली पड़े हैं। छोटे बड़े मीडियम साइज़ के प्रोजेक्ट आते रहेंगे वहाँ पे। तो जो लोग एक तरीके से खराड़ी से दूर भी नहीं जाना चाहते, सिटी से दूर भी नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए वहाँ पे सप्लाई अवेलेबल होगा। तो इसके चलते खराड़ी में जो मिड सेगमेंट में फ्लैट बिक रहे हैं उस पर एक तरीके से जो है धीमापन जरूर आएगा।
क्योंकि यहाँ पे लोगों को सप्लाई मिलेगी, हो सकता है 2-4 लाख रुपए रेट ज़्यादा हो, पर क्या है लोगों के लिए कनेक्टिविटी और डिस्टेंस ज़्यादा मायने रखता है। और जो आपका केशव नगर है वो 2017 की लिस्ट में कॉरपोरेशन में आया था, तब तक जो है यहाँ पे चीज़ें और सुधर चुकी होंगी। जैसे अभी गार्बेज मैनेजमेंट धीरे धीरे सुधर रहा है, पर अभी भी बहुत समस्याएं, जैसे रोड साइड कूड़े दिखते हैं, चलिए ठीक है वो बीच बीच में साफ़ हो जाते हैं। पहले जलने की भी समस्या थी, जैसे कि वाघोली में देखने में आता था, वैसे ही केशव नगर में था, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आशा करते हैं कि आने वाले 3-4 सालों में ये इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन जिनको बड़े प्रोजेक्ट में ठीक ठाक साइज का फ्लैट चाहिए, फिर उनको तो वाघोली की तरफ या धानुरी की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस सिटी से लग के कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं बन रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे लैंड पार्सल बचे हुए हैं, उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट के आने की संभावना नहीं है। जिस तरीके से पूर्वांचल का पोजीशन डिले हुआ है, इससे यह भी हो रहा है कि जो बाहर से डेवलपर आ रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट का जो है एक तरीके से रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उन पे लोग ट्रस्ट कम करेंगे। तो यह एक बदलाव आने की संभावना है, लेकिन ये एक तरीके से डायरेक्ट इम्पैक्ट हम वाघोली के मार्केट पे इसका नहीं कह सकते हैं। इसका इम्पैक्ट यही होगा, जो लोग अभी नगर रोड की कनेक्टिविटी की वजह से वाघोली की तरफ जा रहे थे मिड सेगमेंट में, वो लोग इधर मूव करेंगे। लेकिन प्राइस डिफरेंस दोनों में काफ़ी होगा, क्योंकि वाघोली का जो मिड सेगमेंट है वो 40 लाख 45 लाख में आपको 2 BHK 50 लाख तक मिल जाते हैं ठीक ठाक, पर यहाँ पे आपको जो है 60-70 लाख रुपए आने वाले समय में खर्च करने पड़ेंगे केशव नगर में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है सुरेश वाडे जी का। इनका सवाल है 1 गुंठा का पेपर वर्क कब शुरू होगा पुणे में, कुछ हेल्प कर सकते हो? देखिए सुरेश जी, पहली चीज़ 1 गुंठे का जो पेपर वर्क नहीं हो रहा है उसके पीछे रीज़न ये है, टुकड़ा बंदी कायदा है, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन है, छोटे छोटे पार्ट किए जा रहे हैं बड़े लैंड पार्सल के, वो ना हो। क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे आप ड्रेनेज की बात कर लीजिए, चाहे आप सीवर लाइन की बात कर लीजिए, लाइट कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, जो ड्रिंकिंग वाटर है, इन सब के लिए समस्याएं आएंगी। कल को कोई वहाँ पे विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें कैसे जो है एक तरीके से मान लीजिए फायर की स्थिति में कैसे व्हीकल को वहाँ डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि लगातार बिना मार्जिन छोड़े कंस्ट्रक्शन चालू है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इसे बंद किया गया है। संभावना नहीं है कि इतनी जल्दी शुरू होगा, पर ग्रुप में डॉक्यूमेंट किए जा रहे हैं, आपको ट्रू कॉपी दी जाती है, ग्रुप में जो है 7-12 बन जाता है, यानी कि सबके नाम आते हैं और एक साथ जो है क्षेत्र आपका दे दिया जाता है। पर इन सब चीज़ों में क्या होगा, आप अपना घर तो ले लेंगे, ज़मीन ले लेंगे, घर बना लेंगे, पर जो सिक्योरिटी है और जिस तरीके से जो बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत होती है, उसमें आपको काफ़ी लंबे समय तक झेलना होगा। और आने वाले समय पे वहाँ पे किस तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि एक तरीके से आपको लिविंग स्टैंडर्ड भी देखना है। कल को पता चले आपको पानी मिलने में वहाँ पे समस्या आ रही है, कंजेस्टेड होगा, तो इन सब चीज़ों पे विचार करके तभी आप अपने पैसे को लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बंद है, पर चोरी छुपे और तमाम तरीकों से ये चीज़ें चालू हुई हैं। इस पर हमने कई बार लगातार वीडियोस भी बनाए हैं, कई जो है डॉक्यूमेंट कैंसिल भी हुए थे भोसरी साइड में, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। तो अपने पैसों का निवेश जहाँ भी करें सोच समझ के करें। आपने कमाया है, आपकी मेहनत की कमाई है, और जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उसकी तफसील करिए, उसकी गहराई में जाइए कि वो कैसा है। आप सभी को सौदागर का प्रयास कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।